बिहार में वक्फ कानून को लेकर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कल तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि हमारी सरकार बनी तो वक्फ कानून कूड़ेदान में फेंक देंगे। इसके बाद सभी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। प्रमोद कृष्णन ने कहा कि तेजस्वी की सरकार बनी तो बिहार में शरिया कानून लागू कर देंगे। आइए सुन लेते हैं सबको, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी से। भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। और यही नहीं, इस क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, गरीब इलाका है, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, दवाई की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कारखाने नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं है, और थाना ब्लॉक चले जाए तो बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तेजस्वी यादव जी ये भूल चुके हैं कि मुख्यमंत्री जनता बनाती है, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट पार्टियां बनाती हैं। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाना और मुख्यमंत्री बनना दोनों अलग अलग बातें हैं। तेजस्वी यादव जी को ये याद रखना चाहिए कि चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे उसके बाद मुख्यमंत्री का फैसला होगा। तो वक्फ को लेकर जेडीयू का तेजस्वी यादव पर भी निशाना अब आया है। डिप्टी सीएम विवाद से ध्यान बटाने के लिए तेजस्वी यादव ने का छोड़ा। ये कह रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन। उन्होंने कहा डिप्टी सीएम ऐलान के बाद तेजस्वी यादव फंस गए हैं। अब इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे वो उछाल रहे हैं। भी वक्त को लेकर के या जो भी बातें तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, दरअसल मुसलमानों की जो मांग है कि गलती से ऐसा होना नहीं है कि उनकी अगर सरकार बनती है, उन्होंने मुकेश सहनी को जिस तरह से उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कही, तो ये जो तथाकथित एमओआई है जिसमें एम का मतलब मुसलमान और 18% आबादी, उसके प्रतिनिधित्व के लिए कोई उप मुख्यमंत्री पद का प्रावधान उन्होंने क्यों नहीं किया, उसकी जो नाराजगी है उसको टालने के लिए या ध्यान बांटने के लिए उन्होंने ये वक्त का शिगुफा छोड़ा है। और मनोरंजन भारती इस वक्त हमारे साथ जुड़ने, चलते हैं सीधे मनोरंजन के पास। मनोरंजन, जैसे ही पहले फेज के चुनाव की तारीख नजदीक आ रही, ये सब तो होना था, हम सब जानते थे कि ऐसे मुद्दे और उछलेंगे और खूब उछलेंगे। जी हाँ, निश्चित रूप से वक्फ का मुद्दा जितना उछालेंगे उतना मुझे लगता है तेजस्वी को फायदा होगा, मुस्लिम और यूनाइटेड होगी, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की सबकी कोशिश रहती है। जेडीयू जो है वो ताने मार रही है कि आपने मुस्लिम डिप्टी सीएम क्यों नहीं अनाउंस किया। तो आरजेडी वाले पूछ रहे हैं कि जेडीयू ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया, 101 टिकट बांटे लेकिन केवल 4 मुस्लिम को टिकट दिया। जब चिराग पासवान ने ये सवाल उठाया तो यही बात आरजेडी के नेता ने कहा कि 29 सीट्स मिले थे चिराग पासवान को, केवल एक मुस्लिम उम्मीदवार उन्होंने उतारा है। तो ये सब आपको आने वाले दिनों में पूरे चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि आज जो है वो छठ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सबसे बिजिएस्ट चौराहा होता है पटना का, लेकिन एकदम खाली खाली दिख रहा है। चुनाव प्रचार भी नहीं है। जो खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि महागठबंधन जो है कल एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें कि वो अपना मैनिफेस्टो जो है वो जारी करने वाला है, और उसमें कहा जा रहा है कि महागठबंधन के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। यहाँ पर अशोक गहलोत और केसी वेणुगोपाल और अजय माकन साहब अब यहाँ पे आए हैं इन सब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। कल से कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी 2 सभाएं कर सकती है पटना में, और परसों से राहुल गांधी की मीटिंग्स भी लगी हुई है। तो अब जो है आज के बाद से कल के बाद से जो है वो चुनाव प्रचार में आपको तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, कल सुबह के जो सूरज के अर्घ के बाद जब महापर्व खत्म हो जाएगा तो सियासी पारा जरूर चढ़ेगा, जैसे कि मनोरंजन बता रहे हैं। पर वक्फ पर तेजस्वी यादव के समर्थन में कांग्रेस आ गई है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान आया है, तेजस्वी के साथ हैं, ये कह रहे हैं तारिक अनवर। सुन लेते हैं तारिक अनवर। भी राज्य सरकारें हैं वो अपने हिसाब से जो उनको लगता है जो उचित है वो करेगी।
बहुत वो ममता जी ने भी कहा है और बहुत से लोग कहेंगे, तो जहाँ गैर कांग्रेसी गैर भाजपा सरकार है वहाँ जाहिर है कि उसका विरोध होगा। ये कहाँ इसको कोलंबिया समझा हुआ है या इसको युगांडा समझा हुआ है या बनाना कंट्री समझा हुआ है? क्या समझा हुआ है इसको? जिसके दिमाग का खाना खाली हो वही ये बात कर सकता है। ये चुनाव चल रहे हैं, चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि ये सेडिशन का मामला बनता है। बेरोजगारी, हिंदुओं का बच्चा भी मुसलमानों का बच्चा भी दोनों बेरोजगार हैं, महंगाई से दोनों पीड़ित हैं। विकास नहीं होगा तो सड़कों पे चलना दोनों के लिए मुश्किल होगा। लेकिन वक्फ भी एक बड़ा मुद्दा है, इसीलिए मैंने कहा था कि 29 में हमारी सरकार आएगी तो हम वक्फ के कानून को ख़त्म करेंगे, 3 तलाक को ख़त्म करेंगे और इस तरीके के जो भी कानून हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, एंटी मुस्लिम जो कानून बनाए गए या बनाए जाएंगे, इस इंटेंशन से हम उनको ख़त्म करेंगे। तो वक्फ मुद्दे पर सियासी घमासान अब तेज होता बिहार में दिखाई दे रहा है। इस बीच चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे महागठबंधन के जो सभी दल हैं। पटना में कल महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी होगा। घोषणा पत्र में चुनावी वादों का ऐलान करेगा महागठबंधन और महागठबंधन के कई नेता बताया जा रहा है इस दौरान कल मौजूद रहने वाले हैं। मनोरंजन भारती और शिवम हमारे साथ अब पटना से जुड़ रहे हैं। शिवम, बड़ी तैयारी है महागठबंधन के घोषणा पत्र को जारी करने के लिए, कल बहुत बड़ा आयोजन होगा। मैं आपको बता दूं कि कल पटना में महागठबंधन की तरफ से एक बड़ा आयोजन जो है वो होने जा रहा है। जो जानकारी मिली है कि इसमें कांग्रेस और आरजेडी के साथ साथ जितने भी लेफ्ट और वीआईपी के नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। वीआईपी की तरफ से मुकेश सैनी खुद मौजूद रहेंगे और अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। और तेजस्वी यादव ने इन दिनों पहले भी कई जो घोषणाएं की हैं वो भी मैनिफेस्टो में जारी हो सकता है, वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो हो या फिर आरजेडी का हो, सभी की घोषणाओं को संयुक्त करके कल एक मैनिफेस्टो जो है वो हम महागठबंधन जारी करेगा। जी मनोरंजन, महागठबंधन अपना मैनिफेस्टो जारी करेगा और तेजस्वी यादव शुरू से ही युवा, रोजगार, बेरोजगारी, विकास, इन मुद्दों को उठाते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने इस पूरे नैरेटिव को मोड़ दिया है ध्रुवीकरण की तरफ। तो चाहे घोषणा पत्र में कुछ भी हो, वोट तो इन्हीं मुद्दों से मिलेगा। देखिए, आप घोषणा पत्र में कुछ भी लिखते हैं लेकिन बिहार की सच्चाई जो है वो आपको हमेशा समझनी होगी इन नेताओं को कि बिहार में पलायन, नौकरी, बेरोजगारी ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और तेजस्वी यादव जो है वो पढ़ाई, सिंचाई और इलाज के बारे में जो बात करते हैं वो बात उनको लगातार करती रहनी होगी। पिछली बार भी इसी से उनको वोट मिला था और इस बार भी जो है ये मुद्दा जस का तस बना हुआ है और यही मुद्दा जो है वो सेंट्रल मुद्दा थीम होनी चाहिए मैनिफेस्टो में यदि कुछ होता है। मुझे कहा गया है कि एक हेल्थ स्कीम की गारंटी योजना भी इस मैनिफेस्टो का हिस्सा होगी। बिल्कुल, और जैसा कि मनोरंजन लगातार कह रहे हैं, कल छठ का महापर्व खत्म होगा कल सुबह और उसके बाद जो चुनावी तैयारी है और ज्यादा जोर पकड़ेगी। अब बताया जा रहा है कि 29 और 30 अक्टूबर से रैली शुरू करेंगे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी भी बिहार में चुनावी रैली करेंगी। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है। कांग्रेस की लिस्ट में 40 स्टार प्रचारक, जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो हैं। 29 अक्टूबर से बिहार में कांग्रेस के नेता जमीन पर उतरेंगे। तो कल 29 तारीख से पूरे जोर शोर से कांग्रेस के जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तमाम नाम हैं बाकी लोगों के साथ जो अब स्टार कैंपेनर्स के तहत महागठबंधन के लिए वोट मांगने के लिए उतरेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर चिराग पासवान का इस बीच तंज आया है। राहुल गांधी को बिहार से कोई लेना देना नहीं, कह रहे चिराग पासवान। महागठबंधन की सरकार आएगी ही नहीं। तेजस्वी बताएं कि राजस्व कैसे बढ़ाएंगे। तो ये तमाम सवाल हैं चिराग पासवान के, जिनका जवाब वो तेजस्वी यादव से चाहते हैं। राहुल जी है कहाँ और हुआ क्या?
भाई जिन्होंने इतनी गंभीरता दिखाई थी एसआईआर को लेकर, बिहार में उन्होंने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, और जैसे चीजें हाथ से बिगड़ने लगी, ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है। भाई आप हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, ऐसे में राजद जैसी पार्टी अगर नहीं, मैच्योरिटी का अगर अभाव है, नहीं वो लोग गठबंधन को बैठा पा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि आप आते चीजों को सुलझाते। पर जिस तरीके से राहुल जी वैनिश हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे बिहार चुनाव से उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं। गठबंधन के भीतर इतनी दरारें आई, इतनी खिटपिट हुआ, सब हुआ, अभी भी फ्रेंडली फाइट, दोस्ताना संघर्ष, जो मैं नहीं मानता कि राजनीति में होता है, या तो आप दोस्त हैं या आप संघर्ष करें, आइदर यू आर फ्रेंड्स और यू आर फाइटिंग। पर उसके बाद भी इतना कुछ हो गया, पर राहुल जी ने बिहार की तरफ दोबारा मुंह करके देखना जरूरी भी नहीं समझा। मनोरंजन भारती शिवम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोरंजन, बहुत सारे सवाल चिराग पासवान कर रहे हैं महागठबंधन के लिए। राहुल गांधी इज मिसिंग, आइदर यू आर फ्रेंड्स और यू आर फाइटिंग। ये फ्रेंडली फाइट क्या होता है, इसका जवाब जमीन पर क्या, किस तरह से दे रहे हैं महागठबंधन के लोग? देखिए, ये बात सही है कि फ्रेंडली फाइट नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है, और यही वजह है कि 3 नेता जो भेजे गए हैं, अशोक गहलोत, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी ने कहा कि जाइए ये मैच जो है वो सुलझा करके आइए। लेकिन जो चिराग पासवान कर रहे हैं, तो एक बात बता दूं, चिराग पासवान के बारे में भी आरजेडी और कांग्रेस के नेता यही कहते हैं कि वो दिल्ली से बिहार की राजनीति करते हैं, तो उनको भी अप्रवासी बिहारी की संज्ञा यहाँ पर दी जाती है। राहुल गांधी तो खैर बिहार के है नहीं, लेकिन राहुल गांधी को अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी, और मीटिंग जो है देखते हैं कितने ज्वाइंट मीटिंग होती है तेजस्वी के साथ, ये सबसे बड़ा सवाल। ये सवाल बना हुआ है। इस बीच खबर आ रही है कि बिहार में बागियों पर बीजेपी की कार्रवाई अब की जा रही है। बीजेपी ने 4 बागी नेताओं को निकाल दिया। पहले जेडीयू ने 11 नेताओं पर कार्रवाई की थी। बीजेपी ने जिन नेताओं पर कार्रवाई की है उनके नाम है वरुण सिंह, अनूप श्रीवास्तव, पवन यादव, सूर्यभान सिंह। ये सभी नेता बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें निष्कासित किया जा रहा है। तो इस बीच ये खबर आ रही है कि बीजेपी ने 4 बागी नेताओं को निकाल दिया है। बीजेपी ने बिहार में बागियों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं जेडीयू ने भी 11 नेताओं पर कार्रवाई की थी, और जिन नेताओं पर कार्रवाई हुई है, बीजेपी ने जो कार्रवाई की है उनके नाम है वरुण सिंह, अनूप श्रीवास्तव, पवन यादव, सूर्यभान सिंह। चलते सीधे मनोरंजन भारती के पास। मनोरंजन, बागियों का जो एक मुश्किल है, उनकी जो चैलेंज है वो दोनों तरफ से ही है, दोनों तरफ से नाराजगी है, लेकिन इस वक्त लग रहा है कि बहुत क्विक एक्शन एनडीए चाह रहा है, और इसको लेकर जेडीयू हो, बीजेपी हो, लगातार कार्रवाई हो रही है। बागी जो है ना वो चौतरफा है, दोनों तरफ नहीं है, हर जगह आपको बागी मिल रहे हैं। जेडीयू ने तो 16 रेबल्स को निकाले, जिसमें कि उन्होंने गोपाल मंडल को निकाल दिया, जो कि सीटिंग विधायक थे, टिकट नहीं मिला था, तो मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। उसी तरह बीजेपी ने भी 4 लोगों को निकाला, बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे, समझा बुझा के बैठा दिया, लेकिन ये 4 लोग जो हैं जिनके नाम आपने गिनाए वो बैठने के लिए तैयार नहीं हुए, वो उन्होंने कहा चुनाव लड़ेंगे, तो उनको निकाल दिया है। जेडीयू ने भी 16 रेबल्स को निकाले हैं। महागठबंधन में जरूर कुछ जगह जो है फ्रेंडली फाइट हो रही है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए मनोरंजन। बहुत सारी खबरें जल्दी जल्दी से आ रही हैं, इसलिए तुरंत आपका जो विश्लेषण है वो भी चाहिए। बिहार में छठ महापर्व के बीच चुनावी त्योहार पर सियासी मिलन का मौका निकल आया है। देर रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छठ के त्योहार पर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान के घर पहुंचे। नीतीश कुमार काफी देर तक चिराग के घर पर रहे। मुलाकात पर चिराग ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, दोनों पार्टियों में कोई विवाद नहीं। विपक्ष हमारे बारे में झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ छठ महापर्व है, तो वहीं लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है, और ये एक शुभ संकेत है, एक शगुन है, जहां छठी मैया के आशीर्वाद के साथ तमाम प्रत्याशी चुनावी रण में उतरेंगे। मैं ये जरूर मानता हूं कि यह आशीर्वाद एनडीए के प्रत्याशियों को जरूर मिलेगा। भारी बहुमत के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इतने व्यस्ततम कार्यक्रम चुनाव प्रचार में हम सब लोग लगे हैं, और उसके बावजूद वो आए पूरे परिवार के सदस्यों के साथ उन्होंने समय बिताया, तो इसके लिए आभार। क्योंकि चुनावी समय है, ऐसे में मैं मानता हूं कि इन चीज़ों का महत्व थोड़ा और बढ़ भी जाता है। क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो इस प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के बीच में, लोजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच में दरारें दिखाई जाए। छठी मैया से
सशक्त बिहार, समृद्ध बिहार की कामना की। छठी मैया से हमने मांगा कि हे छठी मैया, बिहार में फिर से भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बने और जो कुछ लोग बिहार को बदहाल फिर से बनाना चाहते हैं उनसे बिहार की रक्षा करना। और मुझे आज छठी मैया से पूजा करने के बाद और भी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुआ। मैं इस पवित्र अवसर पे मेरे आत्मियों को मिलने का मेरे को अवसर मिला। मैं अनेक शुभेच्छा देता हूँ बिहार की भाई बहनों को, देश के नागरिकों को। महाप्रभु और माँ छठी माता सबको आशीर्वाद करे। हमें पूरा भरोसा है इस बार भी बिहार की जनता एनडीए के ऊपर अपना भरोसा जताएगी। लोग चयन करेंगे जंगल राज बनाम विकास, भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद परिवारवाद बनाम सेवा, समर्पण, त्याग, इस सबको तुलना करेंगे और हमें पूरा बहुमत मिलेगा, हमारा भरोसा है। तो छठ के महापर्व के साथ लोकतंत्र का महापर्व भी मनाया जा रहा है इस वक्त बिहार में। बढ़ते आगे अगली खबर की तरफ। एसआईआर को लेकर आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। एसआईआर की तारीखों का ऐलान कर सकता है चुनाव आयोग। देश भर में 2 चरणों में एसआईआर कराया जाएगा, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। पहले चरण में 10 से 15 राज्यों में एसआईआर संभव है, दूसरे चरण में दूसरे राज्यों में एसआईआर हो सकता है। मतदाता सूची की जांच के लिए होने वाले विशेष इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की तैयारियां काफी समय से चुनाव आयोग की टीम कर रही है। पहले चरण में उन राज्यों में एसआईआर की तैयारी है जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगले साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, इनमें असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी शामिल है। और चलते सीधे हमारे सहयोगी अश्विनी के पास। अश्विनी, ये अहम कोशिश और पहल है इनिशिएटिव की चुनाव आयोग की बिहार के बाद अब दूसरे राज्यों में और खास तौर से उन राज्यों में जहां अगले साल चुनाव होने हैं, तो पूरी तैयारी चुनाव आयोग की टीम की। देखिए, बिहार चुनाव के बाद से ही ये बिहार जब एसआईआर अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से कहा जा रहा था कि देश भर में एसआईआर होगा। उसको लेकर आज चुनाव आयोग 4 बजे विज्ञान भवन में घोषणा करेगा और बताएगा कि कैसे तरीके से आने वाले दिनों में 10 राज्यों में जो होने वाला है एसआईआर वो कहाँ होगा। 5 राज्य जहाँ पे अगले साल चुनाव 2026 में वहाँ तो होना ही होना है। उसके अलावा जो छोटे राज्य और खासकर यूपी जो है वहाँ पर एसआईआर पहले चरण में हो जाएगा। चुनाव आयोग की कोशिश है कि जो इलेक्टोरल रोल डिवीजन है, जो सुधार की बात प्रक्रिया की बात काफी समय से की जा रही है, उसको जल्दी से जल्द किया जाए। ये भी कहा गया है कि जो अगले आने वाले राज्य हैं, खासकर वेस्ट बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, केरल, ये 3 राज्य ऐसे जो चुनाव आयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि यहाँ पर विपक्षी दल की अभी समय सरकार है और ये राज्य वो है जो पहले से एसआईआर का विरोध करते हुए आए हैं। तो बिहार एक तरह से कह सकते हैं चुनौती से लेकर अगली चुनौती और जो सबसे कड़ी चुनौती है चुनाव आयोग सामने वो वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु और केरल होगा क्योंकि इन राज्यों में पहले उनके जो चीफ मिनिस्टर्स थे उन्होंने एसआईआर का विरोध किया है। केरल में इलेक्टोरल रोल डिवीजन जो उसका काम चल रहा था उसमें भी काफी विवाद था। आसाम में दिक्कत ये कि राजनीति किया जाएगा उसके बाद एसआईआर किया जाएगा। तो ये राज्य जहाँ पे महत्वपूर्ण होगा और वेस्ट बंगाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानती हैं वहाँ पर विदेशी नागरिकों का और घुसपैठियों का काफी ज्यादा उपयोग होने वाला और बीजेपी आरोप लगाती है। बिल्कुल बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में चुनौती रहेगी चुनाव आयोग की टीम के लिए। और देखा हमने कि एसआईआर को लेकर बिहार में राजनीति हुई, किस तरह से चुनाव आयोग को विपक्षी दलों ने घेरा है। इस बीच एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है और अब रिएक्शन भी आने लगे। बयान आ गया है कि बीजेपी के टारगेट पर एक समुदाय है। टीएमसी ने आरोपों पर बीजेपी का पलटवार हुआ है कि रोहिंग्या का नाम बाहर होना चाहिए, घुसपैठियों का नाम बाहर होना चाहिए, बीजेपी कह रही है। तो एक तरह से जो ये क्लीनिंग अप एक्टिविटी है एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग जो इलेक्टोरल रोल को लेकर कर रहा है उस पर ये कार्रवाई हो रही है और अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार अब आ रही हैं पश्चिम बंगाल से। चुनाव आयोग के माध्यम से एसआईआर की घोषणा होती है तो जो इनके मंसूबे हैं कि एंटी बीजेपी वोटर्स के नाम को बड़ी संख्या में डिलीट किया जाए या उनको इलेक्टोरल रोल से हटा दिया जाए, वो मंसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे। हमारे कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ हर एक बूथ पर तैनात रहकर और जो बीएलओज होते हैं जिनके मार्फत से ये पुनरीक्षण का काम होगा उन पर नजर रखेंगे। पुनरीक्षण अभियान चुनाव आयोग के निर्धारित मापदंड के अनुसार चुनाव आयोग को करने का सक्षम अधिकार प्राप्त है और वैसे मतदाता जिनकी दोहरी प्रविष्टि है या अथवा मृत हो गए हैं तो उसको अद्यतन किया जाना आवश्यक है। अब इस संबंध में एसआईआर पर कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक आपत्ति आई,
लेकिन न्यायपालिका ने उसको कहीं से स्वीकार नहीं किया। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसको विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कराने का अधिकार है। ये एसआईए के ऊपर वो भाजपा पूरा कंफ्यूज है। अल्टीमेटली वो लोग बोल रहे हैं टारगेट मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, ऐसे नरेशन, ऐसे नैरेटिव, लेकिन ये राजवंशी क्या मुस्लिम है, मथुआ क्या मुस्लिम है, वो तो हिंदू है ना। तो एसआईआर में जिस मॉडल से भाजपा ये करना चाहते हैं उससे तो मथुआ कम्युनिटी भी पूरा डैमेज होंगे। इसीलिए वो ये अगर एसआईआर में बात जाए तो ऐसा, तो बात जाने का क्वेश्चन कैसे अराइज हुआ, क्योंकि यही प्रैक्टिकल सिचुएशन है। ये एसआईआर विल बी ये पूरा सेम साइड गोल फॉर बीजेपी। तृणमूल कांग्रेस का कहना साफ है कि जो लोग गुजर गए वो भी तो किसी का पिता थे, किसी का प्रेमिक थे, वो भी तो किसी का बेटा थे, तो क्यों नहीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में उसका नाम भी वोटर लिस्ट में रह जाए? ये तो हो नहीं सकता। हम लोग किसी भी हालत से पश्चिम बंगाल में एक त्रुटि मुक्त वोटर लिस्ट को मांग कर रहे हैं, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठिया, जिसमें रोहिंग्या, जिसमें मृतक लोग, उसका नाम वोटर लिस्ट का बाहर चलेगा। हमारी लगातार ये मांग रही है। 2012 में भी मैंने स्वयं इसके लिए हाईकोर्ट में पिटीशन भी की थी, क्योंकि हमारे देश में पिछले 25 वर्षों से हम लोग संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता थी। उसको हमारे इलेक्शन कमीशन ने माना है, बहुत अच्छी बात है।